जय हिंद दोस्तों। वेलकम टू एपी एकेडमी। आज हम लोग चैप्टर नंबर 6 पढ़ने वाले हैं, दैट इज फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस। देखिए, एवरी डे यू केम अक्रॉस मेनी चेंजेस इन योर सराउंडिंग्स। देखिए, हर दिन आपको नजर आता है कि बहुत सारे चेंजेस होते हैं आपकी सराउंडिंग्स में। एग्जाम्पल के तौर पर अगर बात करूं तो if your mother asks you to dissolve sugar in water to make a cold drink, make a sugar solution is also a change. Similarly, have you seen that the curd which is formed from the milk is also a change? मतलब जो दही निकाला जाता है, दही जमाई जाती है मिल्क के द्वारा, तो उसमें भी क्या होता है, चेंजेस होते हैं। या श्रेडिंग ऑफ पेपर्स, पेपर्स को जब आप फाड़ते हैं तो वो भी क्या है, एक चेंज है। सिमिलरली मेल्टिंग ऑफ आइस, आइस का मेल्ट होना, या हेयर का कट होना, मिक्सिंग कैंडल्स, ब्रेकिंग ग्लास, ब्रेकिंग एग, सो दीज आर ऑल चेंजेस आउट देयर। अब ये चेंजेस बेसिकली होते क्यों हैं, तो और कितने तरीके के चेंजेस होते हैं? तो अगर ब्रॉडली वी आर स्पीकिंग, देयर आर टू काइंड्स ऑफ चेंजेस दैट आर टेकिंग प्लेस इन आवर सराउंडिंग्स। फर्स्ट इज द फिजिकल चेंज एंड अनदर वन इज द केमिकल चेंज। देखिए, हमारे आसपास की सराउंडिंग्स में दो ही तरीके के चेंजेस होते हैं। एक होता है हमारा फिजिकल चेंज और एक होता है हमारा केमिकल चेंज। नाउ, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द फिजिकल चेंज एंड द केमिकल चेंज? सबसे पहले अगर हम फिजिकल चेंज की बात करें, तो फिजिकल चेंज का मतलब ऐसा चेंज जिसमें जो भी उसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज है सब्सटेंस की, जैसे फिजिकल प्रॉपर्टीज की अगर मैं बात करूं तो उसका शेप, उसका साइज, उसका कलर, या उसका स्टेट। स्टेट मतलब सॉलिड, लिक्विड या गैस। तो ये सारी क्या है, फिजिकल प्रॉपर्टीज। तो अगर इनमें किसी कारण से चेंजेस आते हैं, मतलब या तो उसके शेप में चेंज आए, या उसके साइज में चेंज आए, या उसके कलर में चेंज आए, या उसके स्टेट में चेंज आए, तो मतलब किस में चेंज आ रहे हैं, फिजिकल प्रॉपर्टीज में। और किसी भी सब्सटेंस में अगर उसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज में चेंज आते हैं, मतलब उसके फिजिकल चेंज। क्लियर हो रहा है? जैसे आपने एक पेपर लिया, क्लियर, और उस पेपर को कई पीसेस में कट कर दिया, ये क्या है, ये फिजिकल चेंज है। कांच का गिलास है, आपका गिलास टूट गया, मतलब जो कांच का गिलास था वो ब्रेक हो गया, ये क्या है, दिस इज ऑल्सो अ फिजिकल चेंज। मतलब बेसिकली इसमें हो क्या रहा है, इसमें फिजिकल प्रॉपर्टीज में चेंजेस आ रहे हैं। चाहे उसकी साइज में चेंज आए, चाहे उसके शेप में चेंज आए, कलर में चेंज आए, या स्टेट की चेंज आए। अब जैसे आइस है, फॉर एग्जाम्पल इफ यू टेक आइस, क्लियर, नाउ इफ यू पुट आइस ऑन द नॉर्मल एटमॉस्फेयर, अगर आपने आइस ऊपर से जो आपका फ्रीजर है उसमें से निकाल करके अगर आप दूसरे को बाहर रख दिया, तो कुछ टाइम के बाद वो आइस पिघल जाएगी। आइस किस में चेंज हो जाएगा, आइस बेसिकली क्या था, सॉलिड फॉर्म में था। आइस किस में था, सॉलिड फॉर्म में था। वो किस में चेंज हो जाएगा, लिक्विड फॉर्म में। ये भी कौन सा चेंज है, देखिए, स्टेट का चेंज हुआ, मतलब ये भी कौन सा चेंज है, फिजिकल चेंज। तो ऐसे कई सारे एग्जांपल्स हैं। नाउ, फिजिकल चेंज और केमिकल चेंज में फर्क ये होता है कि फिजिकल चेंज से कोई नया सब्सटेंस फॉर्म नहीं होता। मतलब कि अगर कोई फिजिकल चेंज होता है तो कोई नया सब्सटेंस फॉर्म नहीं होता। मतलब कि अगर आप जैसे पेपर को काट भी देंगे तो वो पेपर ही रहेगा, उससे कोई नया सब्सटेंस नहीं बना। या अगर ग्लास तोड़ दिया आपने, ब्रेक कर दिया ग्लास को, तो वो भी ग्लास ही रहेगा, उससे कोई नया सब्सटेंस नहीं बनेगा। या फिर मैं अगर आइस की बात करूं तो आइस इज ऑल्सो द सॉलिड फॉर्म ऑफ वाटर। तो आइस पिघल करके क्या बन गया, वाटर बन गया। तो मतलब कोई ऐसा नया सब्सटेंस फॉर्म नहीं हुआ। तो फिजिकल चेंज में क्या होता है, कोई भी नया सब्सटेंस फॉर्म नहीं होता। क्लियर? इसके और भी कई सारे एग्जाम्पल्स हैं, आप यहाँ पर एग्जाम्पल के तौर पर देख सकते हैं। जैसे कटिंग हेयर इज ऑल्सो अ फिजिकल चेंज। आप जो बालों को काटते हैं, जो कटिंग करवाते हैं हेयर की, वो भी एक फिजिकल चेंज है। फिर इसके अलावा ये जो अपना जो ये एग, देखिए यहाँ पर अंडे को आप जो तोड़ते हैं, मतलब
ऑमलेट बनाने के लिए, तो वो भी क्या है, एक फिजिकल चेंज है। सो दीज आर ऑल फिजिकल चेंजेस। तो फिजिकल चेंज आपको समझ में आया। फिजिकल चेंज का मतलब होता है ऐसा चेंज जिसमें फिजिकल प्रॉपर्टीज में चेंज हो, फॉर एग्जांपल शेप, साइज, कलर एंड स्टेट। नाउ नेक्स्ट अगर मैं बात करूं तो व्हाट इज केमिकल चेंज, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि केमिकल चेंज बेसिकली होता क्या है कि केमिकल चेंज से, किसी भी केमिकल चेंज से एक नया सब्सटेंस फॉर्म होता है। मतलब कि अगर केमिकली कोई चीज चेंज होती है तो उसमें एक नया सब्सटेंस बनता है। अब केमिकल चेंजेस का सबसे इंपॉर्टेंट एग्जांपल आपने देखा होगा कि जो आयरन होता है, लोहा जिसे हम कहते हैं, लोहे में जंग लग जाता है, मींस देयर इज अ रस्टिंग ऑफ आयरन। अब ये रस्टिंग क्यों होती है आयरन में, मतलब आयरन में जंग क्यों लगता है लोहे में। आप कभी भी लोहे को ओपनली बाहर एटमॉस्फेयर में रख दीजिए, कुछ टाइम के बाद आप देखेंगे उसमें जंग लग जाएगा। कारण कारण ये है उसका कि रस्टिंग बेसिकली होती है एटमॉस्फेरिक एयर और वाटर के कारण। मतलब एटमॉस्फेरिक जो एयर होती है वो, अगर उसमें वाटर वेपर प्रेजेंट है, क्लियर, मतलब देखिए, कभी भी आप आयरन को बाहर बाहर रखेंगे एटमॉस्फेयर में, तो आप कुछ टाइम के बाद देखेंगे आयरन में जंग लगी जाएगा, मतलब रस्टिंग हो जाती है। इसके दो कारण हैं। एक तो सबसे पहली बात, एटमॉस्फेरिक एयर में जो ऑक्सीजन प्रेजेंट है वो, प्लस वाटर, ऑक्सीजन प्लस वाटर, अगर इन दोनों का मिक्सिंग हो जाए तो देर इज रस्टिंग ऑफ आयरन। इसके बारे में हम डिटेल में समझेंगे। इसीलिए आपने देखा हो जितने भी आयरन के गेट्स होते हैं पार्क में, या आयरन की बेंचेस होती हैं लॉन या गार्डन्स में, तो आप देखते होंगे कि ये बहुत जल्दी इनके अंदर क्या लग जाता है, जंग लग जाता है, मतलब वो रस्टेड हो जाती है। क्लियर। तो ये रस्ट बेसिकली पड़ता क्यों है, बिकॉज एंड दिस इज ऑल्सो अ केमिकल चेंज। मतलब a change in which one or more new substance are formed is called chemical change। मतलब कि एक ऐसा चेंज जिसमें एक या एक से ज्यादा सब्सटेंस फॉर्म होते हैं, उसको बोलते हैं केमिकल चेंज। मैंने आपको बताया था फिजिकल चेंज में कोई नया सब्सटेंस नहीं बनता, लेकिन अगर हम केमिकल चेंज की बात करें तो केमिकल चेंज में क्या होता है, नया सब्सटेंस बनता है। और केमिकल चेंज को ही केमिकल रिएक्शन भी कहते हैं। केमिकल रिएक्शन जो बोला जाता है, अ केमिकल चेंज इज आल्सो कॉल्ड अ केमिकल रिएक्शन। केमिकल चेंजेस हमारी लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट हैं, क्योंकि कोई भी नया सब्सटेंस, आप देखें कोई भी नया सब्सटेंस अगर फॉर्म होता है तो वो केमिकल चेंजेस के कारण होता है। जैसे हम जो मेडिसिन यूज करते हैं, हम जो मेडिसिन घरों में यूज करते हैं, वो भी एक तरीके से बहुत सारे केमिकल रिएक्शन से मिलके बनाई जाती है। क्लियर। जैसे कि अपने यहाँ प्लास्टिक्स या डिटर्जेंट्स यूज होता है, वो भी केमिकल रिएक्शन से बनता है। या फिर हम जो एक्सप्लोजन करते हैं, फायरवर्क्स, अगर आप देखें, आप पटाखे फोड़ते हैं दिवालियों में, तो वो भी एक तरीके का केमिकल चेंज है, जिससे क्या प्रोड्यूस होता है, हीट, लाइट, साउंड, अनप्लेजेंट गैसेस। क्लियर। तो दीज आर ऑल केमिकल चेंजेस। अब केमिकल चेंजेस की मदद से कैसे हमारा जो एक नया सब्सटेंस फॉर्म होता है, इसके दो एग्जाम्पल यहाँ पर दिए हुए हैं जो हमें समझने की जरूरत है। ये सारे केमिकल चेंजेस होते हैं। देखिए, लकड़ी का जलना, बर्निंग वुड, फिर उसके बाद रॉटिंग ऑफ फ्रूट। आपने कभी देखा हो कि जो एप्पल होता है, ठीक, वो अंदर से बिल्कुल वाइट होता है, लेकिन काट के आप थोड़ी देर के लिए उसको एटमॉस्फेयर में रख देंगे तो उसका कलर चेंज हो जाता है, वो ब्राउनिश कलर का हो जाता है। कारण केमिकल चेंज। फिर उसके बाद बेकिंग अ केक, केक को बेक करना, रस्टिंग मेटल, मेटल जो मैंने अभी आपको बताया कि जंक लग जाता है जो लोहे में, यूजिंग अ बैटरी, डाइजेशन इज ऑल्सो अ केमिकल चेंज, souring milk, explosion, fireworks, cooking of an egg, photosynthesis. These are all the examples of physical change, sorry, chemical changes. क्लियर हो रहा है आपको ये चीजें। अब हम यहाँ पर दो और एग्जाम्पल देखते हैं कि किस तरीके से नया सब्सटेंस फॉर्म होता है किसी भी केमिकल चेंजेस में। तो यहाँ पर दो एग्जाम्पल दिए हैं। देखिए, सबसे पहला जो एग्जाम्पल है यहाँ पर, इसको समझते हैं। इसमें क्या किया हमने, एक बीकर में आधा बीकर पानी लिया, क्लियर,
उसमें हमने क्या डाला, 1 टीस्पून ऑफ कॉपर सल्फेट। हमने क्या डाला, कॉपर सल्फेट, ये कॉपर है, COPPER, कॉपर सल्फेट। क्लियर। अब ये कॉपर सल्फेट डालने के बाद, ठीक है, इस पे कुछ ड्रॉप हमने डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड डाला। डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड मतलब कि ये मतलब इसमें पानी था, पानी में हमने क्या डाला, 1 चम्मच कॉपर सल्फेट। कॉपर सल्फेट डालने के बाद हमने कुछ बूंद इसमें डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड डाला, जिससे कि सॉरी डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड डाला, जिससे कि इसका कलर चेंज होकर के क्या हो गया, आपको कैसा कलर दिख रहा है, ये ब्लू कलर दिख रहा है आपको। क्लियर। तो ब्लू कलर हो गया। ठीक है। अब ये ब्लू कलर होने के बाद, ठीक है, इसी मिक्सचर में से थोड़ा मिक्सचर उठा के दूसरे बीकर में रख दिया। ये दूसरा बीकर लिया, यहीं से मिक्सचर उठाया और मिक्सचर उठा करके कुछ अमाउंट जो है ये दूसरे वाले में रख दिया। ठीक है। अब हमने क्या किया, एक ब्लेड ली। ब्लेड आप जानते हैं, ये ब्लेड आपने देखी होगी घरों में, आपके फादर वगैरह शेविंग्स वगैरह करते हैं तो उसमें ये ब्लेड का इस्तेमाल करते हैं। तो ये भी बेसिकली आयरन की बनी होती है ब्लेड। तो इसको क्या किया, ये जो दूसरे बीकर में, जिस दूसरे बीकर में जो आपने इसमें से सॉल्यूशन लिया, उसमें क्या कर दिया, ये ब्लेड रख दिया अंदर। ये देखिए अंदर एक ब्लेड रख दी। आप अच्छे से जानते हैं ब्लेड का कलर बिल्कुल सिल्वर कलर का होता है। आप कभी ब्लेड को निकाल के देखिएगा तो वो सिल्वर कलर का होता है। तो वो ब्लेड क्या कर दिया, इसके अंदर रख दिया। अब कुछ टाइम के बाद जब आप देखेंगे कि ये सॉल्यूशन का जो कलर है ना, ये सॉल्यूशन का कलर बदल जाता है और ये ग्रीनिश हो जाता है। ये देखिए ग्रीनिश हो गया। अब ये ग्रीनिश क्यों हो गया, क्योंकि बेसिकली इसमें हुआ क्या कि हमारा जो कॉपर सल्फेट था, देखिए ये क्या था, कॉपर सल्फेट, ये इसके साथ यहाँ आयरन के साथ मिक्स हुआ। ये आयरन को हमने यहाँ पे मिक्स किया इसके साथ। तो जब भी कभी कॉपर सल्फेट आयरन के साथ रिएक्ट हुआ तो उसके कारण हुआ क्या, उसके कारण मिला क्या आपको, आयरन सल्फेट। ये रिएक्शन जो हुआ कॉपर सल्फेट का, वो इस आयरन के कारण हुआ। तो आयरन के कारण जब ये रिएक्शन हुआ तो ये क्या चेंज हो गया उसमें, ये किस में चेंज हो गया, आयरन सल्फेट में, और इसका कलर ब्लू से क्या हो गया, ग्रीन। तो ये केमिकल चेंज हुआ। इसी तरीके से हमें आयरन सल्फेट सॉल्यूशन मिल गया। इसके अलावा आप कभी भी ये ब्लेड फिर निकाल करके देखेंगे तो ये ब्लेड देखेंगे आपको बिल्कुल ब्राउन कलर की हो जाएगी। मतलब जो पहले सिल्वर कलर की थी, वो ब्लेड जो है वो पूरी तरीके से बिल्कुल ब्राउन डिपॉजिट हो जाए। तो ये एक एग्जाम्पल है किस तरीके से केमिकल चेंज होता है। वैसे ही यहाँ पर भी एक केमिकल चेंज बनाया गया है। यहाँ पर अगर आप देखें तो यहाँ पर क्या लिया गया, हमने 1 चम्मच विनेगर लिया। विनेगर आप जानते हैं क्या होता है, बताने की जरूरत नहीं है आपको। तो हमने क्या किया, 1 चम्मच विनेगर लिया एक टेस्ट ट्यूब में, और उसमें थोड़ा सा बेकिंग सोडा डाल दिया। हमने क्या डाल दिया, बेकिंग सोडा। व्हाट वी हैव पुट ऑन, बेकिंग सोडा। तो जब बेकिंग सोडा डालेंगे हम, तो आप देखेंगे बहुत हिसिंग सा साउंड आता है, ऐसा करके हिसिंग सा साउंड आता है बहुत ज़्यादा, और बबल्स निकलते हैं गैस को। आप विनेगर में कभी भी थोड़ा सा बेकिंग सोडा डालिएगा, आप देखेंगे कुछ टाइम के बाद उसमें से एक हिसिंग साउंड प्रोड्यूस होता है, मतलब बबल्स निकलते हैं। क्लियर। और इसी गैस को फिर आप पास कर दीजिए यहाँ पर दूसरे टेस्ट ट्यूब में, जिसमें आपने क्या लिया है, लाइम वाटर। लाइम वाटर मतलब नींबू पानी। आपने दूसरे टेस्ट ट्यूब में क्या लिया है, नींबू पानी। और यहाँ से ये गैस उठेगी और ये गैस को आप यहाँ पर ट्रांसफर कर देंगे इन दी लाइम वाटर। क्लियर। कुछ टाइम के बाद कुछ टाइम के बाद आप देखेंगे कि इस लाइम वाटर में भी चेंजेस होते हैं। ये लाइम वाटर जब आप देखेंगे तो ये टर्न हो जाएगा इनटू मिल्की। मिल्की मतलब बिल्कुल दूध की तरह हो जाएगा ये लाइम वाटर। क्यों चेंजेस आए, क्योंकि इसमें क्या किया आपने, सबसे पहला काम तो ये किया आपने कि विनेगर को बेकिंग सोडा के साथ ऐड किया, जिससे गैस निकली। ठीक है। अब वो गैस कौन सी थी, कार्बन डाइऑक्साइड, CO2। ये देखिए कार्बन डाइऑक्साइड गैस। क्लियर। अब वो कार्बन डाइऑक्साइड गैस जब आपने लाइम वाटर के साथ पास की तो वो लाइम वाटर किस में चेंज हो गया, लाइम वाटर इनटू मिल्की फॉर्म। क्लियर। तो मतलब बेसिकली इसमें हुआ क्या, इसमें रिएक्शन जो हुआ
वो रिएक्शन ऐसा हुआ, देखिए समझिए, इसमें रिएक्शन ऐसा हुआ कि जो हमारा विनेगर था वो बेकिंग सोडा के साथ जब रिएक्ट हुआ, किसके साथ? बेकिंग सोडा के साथ। आप जानते हैं विनेगर को क्या बोला जाता है? एसिटिक एसिड। विनेगर को क्या बोला जाता है? विनेगर के अंदर क्या प्रेजेंट होता है? एसिटिक एसिड। इसके अलावा बेकिंग सोडा के अंदर क्या होता है? सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, ये किस में प्रेजेंट होता है? बेकिंग सोडा में। तो जब विनेगर और बेकिंग सोडा रिएक्ट करते हैं तो उससे हमें क्या मिलता है? कार्बन डाइऑक्साइड प्लस अदर सब्सटेंस। तो बेसिकली हमें यहां से क्या मिला? कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है। अब उसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड अगर हम बात करें तो कार्बन डाइऑक्साइड जब रिएक्ट होता है लाइम वाटर के साथ, कार्बन डाइऑक्साइड किस पे रिएक्ट हुआ? लाइम वाटर के साथ। तो जो बेसिकली हमें मिलता है वो क्या मिलता है? कैल्शियम कार्बोनेट। कैल्शियम कार्बोनेट। कैल्शियम कार्बोनेट का फॉर्मूला क्या होता है अगर हम बात करें? तो कैल्शियम कार्बोनेट का फॉर्मूला होता है CaCO3 प्लस वाटर, ये मिलता है। लाइम वाटर की बात करें तो लाइम वाटर का फॉर्मूला क्या होता है? अगर आप देखें तो लाइम वाटर का फॉर्मूला आप जानते हैं क्या होता है? CaOH, ये होता है लाइम वाटर। तो यहाँ पर दो रिएक्शंस हुए, एक तो विनेगर का बेकिंग सोडा के साथ रिएक्शन होकर के कार्बन डाइऑक्साइड फॉर्म हुआ, और दूसरा अगर मैं बात करूं तो जो कार्बन डाइऑक्साइड था वो लाइम वाटर के साथ रिएक्ट होकर के क्या बनाता है? कैल्शियम कार्बोनेट प्लस वाटर। तो ये दो एग्जाम्पल थे जिसमें केमिकल चेंजेस होते हैं। इसके अलावा मैंने आपको बताया कि कई सारे और एग्जाम्पल्स भी होते हैं केमिकल चेंजेस के। क्लियर? तो मतलब केमिकल चेंज एक ऐसा चेंज होता है, अ चेंज इन विच one or more new substance are formed is called chemical change। जिससे एक नया सब्सटेंस फॉर्म हो उसको बोलते हैं केमिकल चेंज। फिजिकल चेंज में कोई नया सब्सटेंस फॉर्म नहीं होता। फिजिकल चेंज में क्या होता है? सिर्फ उसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज में चेंजेस आते हैं। इसीलिए एक्सप्लोजन ऑफ अ फायरवर्क्स इज आल्सो एग्जांपल ऑफ केमिकल चेंज। इसके अलावा अगर हम बात करें कि जो आप एप्पल का जो कलर चेंज होता है अंदर का, एप्पल का जो एटमॉस्फेयर में रखते हैं तो उसका जो कलर चेंज होता है वो बेसिकली किस कारण से होता है? तो वो केमिकल चेंजेस के कारण से। तो ये सारे एग्जाम्पल्स आपको याद रखने हैं। क्लियर? अब यहाँ पर अगर हम नेक्स्ट बात करें तो दैट्स है रस्टिंग ऑफ आयरन। देखिए, इट इज ऑल्सो अ केमिकल चेंज। रस्टिंग ऑफ आयरन इज ऑल्सो अ केमिकल चेंज। जो मैंने आपको बताया था कि लोहे में जो जंग लग जाता है, ये देखिए यहाँ पर दो इमेजेस बनी हैं। ये देखिए, ये सब जो गियर वगैरह बने हैं ना, ये सब लोहे के बने। देखिए इसमें जंग लग जाता है कुछ टाइम के बाद। तो बेसिकली जंग लगता क्यों? देखिए, ये एक ऐसा चेंज है जिससे जो हमारा आर्टिकल, मतलब जो सामान आयरन का बना होता है, वो धीरे धीरे डिस्ट्रॉय हो जाता है। अब चूंकि आयरन का इस्तेमाल बहुत सारी चीज़ों में किया जाता है, जैसे ब्रिजेस बनाने में किया जाता है, शिप बनाने में किया जाता है, कार, ट्रक बॉडीज, ट्रक की बॉडीज। इसके अलावा बहुत सारे आर्टिकल्स होते हैं जिसमें आयरन का इस्तेमाल किया जाता है। क्लियर? तो रस्टिंग के कारण बहुत ज़्यादा लॉस होता है। क्लियर? अब ये रस्टिंग बेसिकली होता क्या है, होता क्यों है? आयरन जब भी कभी एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट होता है, मतलब एयर से उसको ऑक्सीजन मिलती है, और प्लस अगर उसमें वाटर वेपर होता है तो उससे रस्ट आयरन ऑक्साइड बनता है, Fe2O3। मतलब आयरन ऑक्साइड बेसिकली बनता है Fe2O3 जो रस्ट फॉर्म में होता है। तो इसीलिए कहा जाता है कि अगर लोहे में जंग लगना है तो उसके लिए दो चीजें जरूरी है, एक तो ऑक्सीजन और दूसरा वाटर। क्लियर? या फिर इसको वाटर वेपर भी हो सकता है। इसीलिए आप कभी भी देखिएगा, अगर हवा में मॉइस्चर होता है, अगर हवा में मॉइस्चर होता है तब रस्टिंग होने के चांसेस ज्यादा होते हैं। क्योंकि हवा में मॉइस्चर होने के कारण होता क्या है कि एक तो वाटर वेपर भी प्रेजेंट है और उसके साथ साथ ऑक्सीजन भी प्रेजेंट है। क्लियर?
तो इस तरीके से लोहे में जंग लगता है। अब यहाँ पर इस लोहे को चूंकि बहुत सारे हम एप्लीकेशंस हैं आयरन के, कि हम उसको ब्रिजेस में इस्तेमाल करते हैं, या हम उसको जहाज में इस्तेमाल करते हैं, कार की ट्रक की बॉडीज में इस्तेमाल करते हैं। तो भाई इस आयरन को प्रोटेक्ट कैसे किया जाए, ये रस्टिंग कैसे रोकी जाए, मतलब ये जो लोहा जो जंग लगता है, ये बेसिकली जंग को कैसे रोका जाए। तो इसको रोकने का एक तरीका होता है जिसमें हम आयरन की बाहर से कोटिंग कर देते हैं। तो बेसिकली क्या की जाती है, पेंट या ग्रीस की कोटिंग की जाती है। आपने देखा होगा आपकी कारों में पेंट लगाया जाता है, आपकी कार डिफरेंट डिफरेंट कलर की होती है, तो बेसिकली उसमें होता क्या है, उसमें पेंट की कोटिंग की जाती है ताकि लोहे में, जो कार का लोहा है जो आउटर बॉडी का, उसमें जंग ना लगे। अब इनमें कोटिंग सिर्फ और सिर्फ पेंट या ग्रीस की नहीं की जाती, कई बार कोटिंग जो है वो जिंक की और क्रोमियम की भी की जाती है। जिंक की या मेटल, मतलब कुछ और मेटल्स की भी कोटिंग की जाती है, तो जिंक की जाएगी या क्रोमियम की जाएगी। और इसी प्रोसेस को, जिसमें हम क्या करते हैं, जिंक को डिपॉजिट करते हैं ऑन द आउटर सरफेस ऑफ द आयरन, आयरन के आउटर सरफेस में हम जो जिंक की लेयर को डिपॉजिट करते हैं, इसी प्रोसेस को गैल्वेनाइजेशन कहते हैं। इसी प्रोसेस को क्या बोला जाता है, गैल्वेनाइजेशन। तो आपको ये पता होना चाहिए, गैल्वेनाइजेशन इज अ प्रोसेस इन विच अ लेयर ऑफ जिंक इज डिपॉजिटेड ऑन आयरन। जब भी कभी आयरन के में एक लेयर ऑफ जिंक डिपॉजिट की जाती है, तब वो क्या होता है, उस प्रोसेस को बोलते हैं गैल्वेनाइजेशन। इसके बाद अगर हम जिस टॉपिक की बात करने वाले हैं, लास्ट टॉपिक की, वो है क्रिस्टलाइजेशन। नाउ व्हाट इज दिस क्रिस्टलाइजेशन इज ऑल अबाउट। देखिए, मैंने आपको बताया था जो हमें सॉल्ट मिलता है, मतलब बेसिकली हमको जो सॉल्ट मिलता है, वो बेसिकली हमको कहाँ से मिलता है। मैंने आपको बताया था कि जो समुंदर होता है, क्लियर, जाहिर सी बात है उसमें सॉल्ट की मात्रा बहुत ज्यादा होती है। जो हमारा सी होता है उसमें सॉल्ट की मात्रा बहुत ज्यादा होती है। तो क्या होता है कि इवेपोरेशन के कारण जो समुंदर का पानी होता है, सॉरी, तो जो समुंदर का जो पानी होता है, इवेपोरेशन के कारण वो तो उड़ जाता है, लेकिन उसके बाद जो चीजें बच जाती है वो क्या बच जाता है, सॉल्ट। ना, ये सॉल्ट जो होता है वो पूरा प्योर नहीं होता, तो इसीलिए उसका क्रिस्टल आपको क्लियरली नजर नहीं आता। अब बेसिकली क्रिस्टलाइजेशन है क्या, कि ये जो लार्ज क्रिस्टल्स फॉर्म होते हैं प्योर सब्सटेंस के, ठीक है, उस इस सॉल्यूशन से क्या होता है कि लार्ज क्रिस्टल्स फॉर्म होते हैं, क्लियर। और इसी प्रोसेस को क्या बोला जाता है, क्रिस्टलाइजेशन। बेसिकली ये एक फिजिकल चेंज होता है। ये क्या होता है, फिजिकल चेंज। इसके लिए एक एग्जाम्पल लिया गया है यहाँ पर। देखिए यहाँ पर क्या लिया गया, एक कप पानी लिया गया। यहाँ पर देखिए, अगर आप ध्यान से देखिए तो यहाँ पर एक कप वाटर लिया गया, उसके ऊपर क्या किया, एक डिश रखी गई जिसमें कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन डाला गया। क्या डाला गया, कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन, क्लियर। और उसमें कुछ डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड को कुछ ड्रॉप्स डाले गए, क्लियर, क्लियर। नाउ जब भी कभी आप इसको नीचे से हीट करेंगे, ठीक है, जाहिर सी बात है कि ये जो बॉइलिंग वाटर है, ये क्या होगा, वाटर क्या होगा, बॉइल्ड होगा, क्लियर। और जब आप ये हीटिंग, जब ये कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में जाएगी, ठीक है। नाउ एक, सॉरी, जस्ट नाउ, ये देखिए यहाँ पर समझते हैं क्या किया। एक उसमें हमने क्या लिया, वाटर लिया, क्लियर, एक उसमें बीकर में वाटर लिया, ठीक है। उसमें हम क्या करते हैं, कुछ ड्रॉप डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड डालते हैं। पानी के अंदर क्या डालते हैं, डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड। और उसके बाद उस पानी को नीचे से गर्म करते हैं, ठीक है। जाहिर सी बात है पानी हीट होगा तो बॉयल होगा। और उसके बॉयल जैसे ही शुरुआत होती है बॉइलिंग की, उसमें हम कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन डालते हैं। पानी में हम क्या डालते हैं, कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन। मतलब ये आपने कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन लिया और आप इसके क्या करेंगे, इसको पानी में डालेंगे। कुछ टाइम के बाद आप देखेंगे कि जैसे जैसे ये पानी गर्म हुआ, ठीक है, बॉयल हो गया, ठीक है। उसके बाद जब इस पानी को आप ठंडा करेंगे, क्या करेंगे, जब इस सॉल्यूशन को आप ठंडा करेंगे, क्लियर,
और आप ऑब्जर्व करेंगे कि इसके अंदर जो कॉपर सल्फेट के क्रिस्टल हैं वो आपको नजर आने लगेंगे। कॉपर सल्फेट के जो क्रिस्टल हैं वो आपको क्लियरली नजर आने लगेंगे। तो बेसिकली क्या होता है कि ये जो सॉल्यूशन है उसको गर्म करने के बाद उसको ठंडा किया गया। ठंडा करने से हुआ क्या कि उसके जो कॉपर सल्फेट के जो क्रिस्टल्स थे वो क्लियरली उसमें नजर आने लगे। क्लियर? तो ये हमारा क्रिस्टलाइजेशन था। तो इस चैप्टर में हमने फिजिकल और केमिकल चेंजेस के बारे में पढ़ा। क्लियर? कुछ और एग्जांपल्स हैं जिससे आप समझिएगा और समझने की कोशिश कीजिएगा कि जैसे और भी कुछ चेंजेस होते हैं तो वो कैसे चेंज होते हैं, फिजिकल चेंज होते हैं या केमिकल चेंज होते हैं। क्लियर? तो इसमें कई सारे एग्जाम्पल्स आप देखिएगा। तो यहाँ पर आकर के हमारा चैप्टर नंबर 6 खत्म होता है, दैट इज फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस। आई होप कि आपको चैप्टर पूरा समझ में आया होगा, और अगर उसके बाद भी आपको कोई डाउट उठता है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में मेंशन कीजिए। अदरवाइज हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और मैक्सिमम से मैक्सिमम शेयर कीजिए। तो गाइज थैंक यू, हैव अ गुड डे, जय हिंद, नमस्कार।